बल, भक्ति और ज्ञान के तीनों काम जवान के। जी हाँ, अगर आपको जीवन में बल प्राप्त करना है, आपको भक्ति करनी है या फिर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो सबसे अच्छी जो अवस्था है पूरी लाइफ में, वो है जवानी की अवस्था। इसलिए इस अवस्था में पूरे जी जान से दोस्तों अपने अध्ययन करने में, जो भी आपको मुकाम हासिल करना है उसमें जी जान से लग जाइए। नमस्कार, धर्मा साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा हम करने वाले हैं दोस्तों ये ब्रह्मांड जितना आश्चर्यजनक दिखता है, वास्तविकता में ये उससे भी अधिक जो है अनूठा है, आश्चर्यजनक है, अलग है। आज हम ऐसे ही कुछ अलग टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या हम इसे बोल सकते हैं हिंदी में हरित गृह प्रभाव। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस क्या है और महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये टॉपिक वैसे पढ़ने में बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें से प्रश्न जो है लगभग लगभग सभी प्रकार के, चाहे वो आरएस की बात करें हम, चाहे वो डीपी की बात करें, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, आरपी का हो, सीईटी हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम लगभग लगभग देखा गया है कि ये हर प्रकार के एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चर्चा करते हैं हम इसकी, स्टार्ट। देखिए, जब ग्रीन हाउस नाम आता है सामने, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा ग्रीन हाउस क्या है। जी हाँ, ग्रीन हाउस क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस क्या है। ठीक है, जब ग्रीन हाउस हमें समझ आ जाएगा तो हम बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। दोस्तों, आपने आपके आसपास में, विशेषकर सर्दी के मौसम में या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ठंड पड़ती है, जहाँ का तापमान कम रहता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ त्रिपाल जो होता है, त्रिपाल से घरनुमा संरचना बना करके या कांच का घर बना करके और उसमें प्लांटों को उगाते हुए आपने देखा होगा। अगर देखा है तो वो दरअसल क्या है, वही है ग्रीन हाउस। जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, इस तरह की, ऐसा कुछ कांचनुमा घर बना दिया जाता है। ये कांच का भी हो सकता है, या जो यह त्रिपाल है ना, पॉलीथीन जो होता है ना, पॉलीथीन से, पीवीसी से बना हुआ जो होता है, उससे भी निर्मित होता है ये। और इसमें अंदर जो है इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्लांट जो हैं, मुख्यतः इसमें सब्जियों को उगाया जाता है, क्योंकि सब्जी कुछ महीने की जो है हो जाती है तैयार उसमें, या इसमें फलों को भी उगाया जा सकता है। इस प्रकार से संरचना होती है पूरी। ठीक है, इसमें अब होता क्या है, जहाँ का टेम्परेचर कम होता है, जैसे ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ का तापमान जो है, तापमान क्या होगा, तापमान होगा यहाँ का कम, न्यून होगा, है ना, कम तापमान होगा यहाँ का पूरी क्षेत्र का। और इस कम तापमान में हमें पादपों को उगाना है, तो आप सब जानते होंगे कि तापमान के लिए एक निश्चित टेम्परेचर, या पादपों के लिए हम कह सकते हैं एक निश्चित तापमान होने की आवश्यकता है। क्योंकि ज़्यादा कम या ज़्यादा अधिक तापमान में पादप जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो या तो मृत्यु हो जाती है उनकी, या जो है वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए पादपों के लिए सही ग्रो के लिए, उसमें सही पैदावार हो, उसके लिए उनको टेम्परेचर बहुत सही उनके लिए होना चाहिए। तो जहाँ का टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पर ऐसे तिरपाल नुमा संरचना लगा करके या कांच के घर बना करके ऐसी संरचना बना दी जाती है, और उसमें इस प्रकार से नीचे जो है प्लांटों को उगाया जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस घर पर पड़ता है, इस ग्रीन हाउस पर पड़ता है मैं कहूँ, तो ये तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है सूर्य प्रकाश की किरणों की, इसलिए बड़ी आसानी से जो है इस घर को, इन कांच या फिर पन्नी की दीवारें जो हैं इनको पार कर जाती है बड़ी आसानी से। लेकिन हम जानते हैं प्रकाश इन पादपों के द्वारा, क्योंकि जो है क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण की संरचना इसमें पाई जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण में कुछ प्रकाश काम आ जाता है, कुछ इन पत्तों के द्वारा, इन जड़ों के द्वारा, इस भूमि के द्वारा अवशोषित, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इस प्रकार से बाकी का बचा हुआ जो प्रकाश है वो परावर्तित हो जाता है पुनः उसी क्षेत्र में। ठीक है, चूंकि अब इनकी तरंग दैर्घ्य जब आई थी तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा थी, अब इनसे टकराने के बाद इनकी जो तरंग दैर्घ्य वो कम हो जाती है, तो ये इस कांच की दीवार को या इस पन्नी की दीवार को भेद नहीं पाती है, और टकरा करके पुनः जो है
ये प्रकाश किरणें वापस से इस जो है हाउस के अंदर ही, इस ग्रीन हाउस में ही आ जाती है। और ऐसा होने से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो पुनः क्या हो जाता है, पुनः बढ़ जाता है, ग्रो हो जाता है। तो बाहर का टेम्परेचर कम और अंदर का टेम्परेचर क्या है, बाहर की तुलना में टेम्परेचर यहाँ का अधिक हो जाता है। और हमें बस चाहिए भी यही होता है कि बाहर के टेम्परेचर से अंदर का जो टेम्परेचर है वो हाई हो, अच्छा हो, इतना हो कम से कम कि पादप जो है सही प्रकार से ग्रो कर सके। तो इस पूरे संरचना का, इस पूरे तंत्र का, इस पूरे घर का नाम है ग्रीन हाउस। क्या नाम है, ग्रीन हाउस, क्योंकि ग्रीन हरे हरे इसमें पेड़ हैं और इनका एक घर हो गया एक तरह से। जैसे आपका घर होता है, हमारा घर होता है, ऐसे पेड़ों का भी घर होता है, ठीक है। तो ये हो गया अब ग्रीन हाउस। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक ग्रीन हाउस की तर्ज पर ही है। क्या होता है, ये है हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है स्वाते ऑरेनियस। क्या नाम है, स्वाते ऑरेनियस। स्वाते ऑरेनियस ने 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो प्रोसेस है, परिघटना है, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया इन्होंने पाया कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर भी ग्रीन हाउस, जिस प्रकार से ग्रीन हाउस होता है ऐसे ही इस पृथ्वी पर भी ये इफेक्ट कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, सूर्य का जो प्रकाश है, यहाँ छोटा सा सूर्यपन बना देते हैं। हालांकि सूर्य इतना बड़ा है कि हजारों पृथ्वी इसमें समा सकती है। तो ये प्रकाश पृथ्वी पर इस प्रकार से आता है, आपतित होता है, मैं कहूँ ये है आपतित किरणें। आपतित प्रकाश कह सकते हैं, आपतित प्रकाश या आपतित किरणें, ठीक है। पृथ्वी पर नॉन लिविंग्स भी हैं, लिविंग्स भी हैं, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, सभी चीजें हैं, समुद्र है। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो जैसे ही पृथ्वी पर आती है तो कुछ मात्रा में पेड़ पौधे या बाकी जो भी लिविंग्स और नॉन लिविंग्स हैं वो इन प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। और बाकी जो प्रकाश किरणें हैं वो चूंकि प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है तो टकरा करके और वापस ये पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, टकरा के इस प्रकार से पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। ऐसा होता आ रहा था अभी तक तो। लेकिन मानव ने अपने बहुत सारे क्रियाकलापों के कारण, प्रदूषण के कारण, CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण कुछ अलग क्या हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बनी इस प्रकार से। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों एक लेयर बनी। और ये लेयर किस चीज की है, इस लेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ CO2। इस लेयर में है क्या, अपन बात करें यहाँ पर मेथेन CH4। इस लेयर में है क्या, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे फ्रियोन भी कहते हैं। और इस लेयर में है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और इसमें है क्या, जलवाष्प। ये सभी घटक जो है वो यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार की एक संरचना बना लेते हैं। और इस संरचना से क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है कि जब ये प्रकाश आता है तो बड़ी आसानी से आ जाता है, क्योंकि शक्तिशाली होती है तरंग दैर्ध्य प्रकाश की किरणों की। लेकिन जब वापस जाता है तो वापस नहीं जा करके इस लेयर से, इस परत से टकरा करके वापस जो है इस पृथ्वी पर ये प्रकाश पुनः इस प्रकार से आता है, ठीक है, इस तरह से। और आने के कारण होता क्या है कि इसकी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, यानी पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो यही प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या नाम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये तो है ग्रीन हाउस, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव जिसका अध्ययन किसने किया था, स्वाते ऑरेनियस ने। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें प्रकाश आता है। तो बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है, आपने देखा होगा कुछ सालों से, लगभग 5, 7, 10 सालों से पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखो ग्रीष्म काल में, गर्मियों में आप देखते हैं कि टेम्परेचर 48 या 50 डिग्री सेल्सियस भी चले जाता है बहुत सारी जगहों पर। तो अब भारत में ही देखिए, हम भारत के काफ़ी क्षेत्रों में जो है, जो जैसे विशेषकर राजस्थान वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर टेम्परेचर 48 डिग्री, 45 डिग्री तो नॉर्मल बात है, 45 प्लस टेम्परेचर हो जाता है, जो कि आने वाले समय के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए बहुत बड़ा संकट का संकेत है।
तो वो किसका वजह से है? वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वो है। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या क्या दुष्परिणाम हैं इसके, वो आप देख लीजिए। तो देखिए इसके यहाँ लिख देते हैं हम, ग्रीन हाउस के दुष्परिणाम। ग्रीन हाउस के दुष्परिणाम, क्या दुष्परिणाम है इसके? सबसे पहले पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे पृथ्वी ताप का बढ़ना, क्योंकि तापमान, पृथ्वी के लिए तापमान एक निश्चित ताप ही ठीक है। बहुत ज्यादा तापमान होना या बहुत कम तापमान होना, दोनों ही पृथ्वी के लिए जो है विनाश की स्थिति है। क्योंकि पृथ्वी पर जो भी एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग जो भी है, सभी के लिए टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर होने से जो है पादपों के या जंतु के ऊतक जो है वो नष्ट होने लगते हैं, और एक निश्चित टेम्परेचर के बाद में ये सारी चीज़ें उसको नुकसान पहुंचाती है। दूसरी बात, पृथ्वी का जब ताप बढ़ता है तो आप जानते हैं पृथ्वी पर बर्फ के पहाड़ हैं, पर्वत हैं, यानी ग्लेशियर, जिन्हें बोलते हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर का पिघलना। शुद्ध जल जो है पृथ्वी पर, वो पृथ्वी पर तो है ही, साथ में ग्लेशियर के रूप में भी है। तो वो ग्लेशियर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर पिघलने से क्या है, जो जल स्तर है, जल स्तर, वो पृथ्वी का जल स्तर बढ़ता है, और जिससे कि जितने भी द्वीप हैं, छोटे द्वीप हैं या समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं, वो डूबने लगते हैं, जलमग्न होने लगते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जल स्तर का बढ़ना। और क्या समस्या है इससे? जल स्तर जो है, समुद्री जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिससे आप देखो, भारत की हम बात कर लें तो भारत के तटीय जो क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों के आसपास जो मुंबई जैसे शहर हैं, उनके आसपास जो छोटे द्वीप थे वो भी धीरे धीरे जलमग्न होने लग रहे हैं। और तो और भारत के पास हजारों की संख्या में द्वीप है जिनका भारत पर कब्जा है। कब मैं कहूँ कि भारत के वो द्वीप हैं, तो उनमें से बहुत सारे द्वीप जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गए, जिस बात को दिखाता है कि प्रति वर्ष जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना बढ़ता जा रहा है और जल स्तर कितना ऊपर आता रहा है। ठीक है, इसके अलावा इससे और क्या हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, इसी को बोलते हैं अपन टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। इससे जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, द्वीप डूब रहे हैं, तटीय क्षेत्र जो है, समुद्री क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो रहे हैं, बाढ़ जैसी समस्याएं आ रही है। और कृषि की अगर बात करें तो उसमें पैदावार कम होना। ठीक है, जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर जल बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन जो अपन मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो और भी ज्यादा मरुस्थल हो रहे हैं, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, धीरे धीरे रेगिस्तान जो क्षेत्र है उसकी बढ़ोतरी हो रही है, सूखा पड़ रहा है। उस सारी समस्या किसके कारण है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है। अब इसमें 2-3 प्रश्न दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले तो एक प्रश्न महत्वपूर्ण, या आप ऐसे कह सकते हैं ग्रीन हाउस के लिए महत्वपूर्ण हाउस इफेक्ट गैसें, कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक तरह से प्रभावित करती है? तो सबसे पहले जिसका नाम अपन लेते हैं उसका नाम है CO2G, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और क्या है? इसी तरह से हम जैसे बात करें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट नंबर पर, और आप ये भी याद रखिए 0.03% जो है ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। इसके अलावा और इसमें क्या है? CO2 के बाद में अपन बात करेंगे मैथेन। क्या है? मैथेन, CH4, मैथेन, इसको बोलते हैं CH4, मैथेन। सेकंड नंबर का जो घटक है वो मैथेन है। ये लगभग जो है 60% है, लगभग 20% है। इसी प्रकार से एक है CFC, जिसको या फ्रियोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्रियोन। या इसी का दूसरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी प्रकार से ग्रीन हाउस में अगर हम बात करें, जो महत्वपूर्ण इफेक्ट डालती है इसमें, प्रभावित करती है इसको, या इसके लिए उत्तरदायी है, हम कह सकते हैं
तो इसमें और क्या है, CFC हो गया नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इसमें जलवाष्प भी जो है महत्वपूर्ण घटक है इसका, जलवाष्प, ठीक है, ये घटक है। अगर इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस का नाम क्या है, तो हम बताएंगे क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, या हम कहें ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे जैसे पेड़ कट रहे हैं, वृक्षारोपण कम हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है, धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा बढ़ रही है। इसकी मात्रा बढ़ने के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज्यादा हावी हो रहा है पहले की तुलना में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रदूषित गैसें हैं, तो ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, लेकिन प्रदूषित गैस नहीं है, ये प्रदूषित नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रथम नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है मैथेन, और याद रखेंगे मैथेन भी प्रदूषक नहीं है, एक तरह से प्रदूषित गैस नहीं है, ठीक है, मैथेन। और फर्स्ट नंबर पर है CO2, सेकंड नंबर पर है मैथेन, तीसरे नंबर पर है CFC, और फिर है नाइट्रस ऑक्साइड और है जलवाष्प। ये सभी घटक है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या है, उत्तरदायी है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से दुष्परिणाम क्या है, पृथ्वी ताप का बढ़ना है, ग्लेशियरों को पिघलना है, जल स्तर का बढ़ना है, ठीक है। जो एक अपने ग्लेशियरों को पिघलने के कारण क्या हो रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्री जो क्षेत्र हैं उसमें जो तट हैं वो जलमग्न हो रहे हैं, बहुत सारे द्वीप डूब रहे हैं, तो ये सारी समस्या हैं। अब आप कहेंगे सर समस्या तो बता दी, इसका इलाज या इसका उपचार क्या है, तो बहुत ही आसान है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए, क्योंकि कहा भी गया है ना वेदों में कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के बराबर होता है। तो संदेश स्पष्ट है कि आपको जो एक पेड़ जो है, पादप जो है, एक वृक्ष जो है वो इतना कुछ देता है पूरे जीवन में, लेता नहीं है, पूरे जीवन में इतना देता है कि एक पुत्र भी शायद नहीं दे पाता। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। थैंक यू।